स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी 45 डेज स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसको आज सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। हम 45 डेज में पूरी बिजनेस डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो उसका सेकेंड पार्ट में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि टॉपिक का मतलब समझना कि जब आप किसी काम को मैनेज करना चाहते हैं तो उसकी मैनेजमेंट के टाइम पे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हम तीन तरह के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जब हम अपने काम को मैनेज करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, मैं अपना काम मैनेज कर रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रोफेशन है। इसको जब मैं मैनेज करता हूं, इसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले मैं अपने बारे में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता हूं। दैट इज माय ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब मैं सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में सोचता हूं, दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। और जब मैं अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचता हूं, दैट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब मैं अपने बारे में सोचता हूं तो मैं तीन चीजों के बारे में दिमाग में रखता हूं हमेशा: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, वरना एक आधा भूल जाता है बच्चा इसमें से। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं स्टार्टिंग से ही इतना कमा लूं कि मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए। मतलब जितना मेरा रूटीन का खर्चा है वो खर्चा निकल जाए। अगर इतना हो जाएगा तो मैं सर्वाइव इजीली कर पाऊंगा मार्केट में। सर्वाइवल मींस टू अर्न सो मच ऑफ द रेवेन्यू सो दैट कॉस्ट कैन बी कवर्ड, कि आप कॉस्ट को कवर कर सकें। समझ आ गई बात। फिर बात आती है प्रॉफिट की। कह रहे मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ, सिर्फ सर्वाइवल इनफ नहीं है। फर्म हैज टू अर्न द प्रॉफिट टू कवर द कॉस्ट एज वेल एज द रिस्क। अपनी कॉस्ट और रिस्क दोनों को कवर करने के लिए हमें प्रॉफिट कमाना जरूरी है। सर कॉस्ट तो समझ आ गई, रिस्क कैसा? बेटा बिजनेस में फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको नहीं पता। उस अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए आपको आज प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा कि कल को अगर कोई लॉस होता है, प्रॉब्लम होती है तो हमारा प्रॉफिट हमें काम हेल्प कर देगा। क्लियर हो गई बात। और लास्ट है ग्रोथ। जब मैं अपने लिए सोचता हूं, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। का मतलब क्या है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करूं इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन। अब ग्रोथ कैसे पता लगती है? अगर किसी फर्म के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर बढ़ रहे हैं या सेल बढ़ रही है, इट मींस द फर्म इज ग्रोइंग। समझ आ गई बात। दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप नोट्स को जब पढ़ेंगे आपको एज इट इज यही बातें वहां मिलने वाली है। जस्ट गो थ्रू द नोट्स, और अगर किसी को चाहिए होंगे तो मुझे व्हाट्सएप करना। नेक्स्ट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? जब मैं सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचूं। सोसाइटी के वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? जब मैं सोसाइटी की भलाई सोचूं। क्यों सोचूं मैं अपने बिजनेस में सोसाइटी की भलाई? ध्यान से समझना, एवरी बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। हर बिजनेस सोसाइटी की ही क्रिएशन है एंड इट यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। और आप सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज द ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस टू डू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, उसकी भलाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपकी ऑब्लिगेशन है। कैसे कर सकते हैं? आप इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करें, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, रीजनेबल रेट्स पे प्रोडक्ट को दें, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी जॉब दें। वीकर सेक्शन यानी कि जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें जॉब दें। तो इसको हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? ध्यान से समझेंगे। जब हम किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने एम्प्लॉइज। बच्चे यहाँ पे पर्सनल पढ़ते ही ना अपने ऑब्जेक्टिव सोचने लग जाते हैं। मैनेजमेंट अपने बारे में तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सोचता है, पर्सनल का मतलब अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोच रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब एम्प्लॉइज के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं कि उन्हें फेयर सैलरी दे, रेगुलर सैलरी, ऑन टाइम सैलरी दे, उन्हें प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज दे कि वो भी ग्रो कर सके, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन दे। एम्प्लॉइज को
प्रॉफिट में हिस्सा दे या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे, जैसे कि पेंशन वगैरह। तो आप एम्प्लॉइज की भलाई के लिए जो काम करते हैं, दे आर कवर्ड अंडर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा केस स्टडी बेस्ड आता है, और केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। वो आपको ऐसी ही स्टोरी सुनाएंगे, XYZ इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सच एंड सच प्रोडक्ट्स, कोई भी एक प्रोडक्ट बना रही होगी एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक्स, क्योंकि कोविड जो है आपके पेपर के लिए हॉट टॉपिक होने वाला है। हाँ, सही। तो वो यही कहने वाले हैं, एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक फर्म इज providing shelter and food to the poor families who used to migrate from one place to another because their job has been lost, and the firm is also serving their employees by providing them 70% of the salary which is according to the government instructions. Which objective of the management has been fulfilled by the company? Social and personal both, क्योंकि अपने एम्प्लॉइज को भी तो सैलरी दी है 70%। सोशल, दूसरे एम्प्लॉइज को खाना दिया है और उन्हें अपने यहाँ रुकवाया भी है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर जो नोट्स में लिखा है उसके बारे में बताना है कि कौन से सोशल होते हैं, कौन से पर्सनल। तो सिर्फ नोट्स को याद करने से अब कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं आएगा व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूँ, ये जो केस स्टडी है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि आधे आंसर तो आपको स्टोरी में ही मिल जाएंगे। जो सेंटेंस नहीं समझ आ रहा, आपको आइडेंटिफाई कर लिया आपने, सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग लिख दिया, फिर कहना कंपनी इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय, क्यों कर रही है? क्योंकि उसने गरीबों को खाना खिलाया, वहीं से लाइन उठाओ। उसने गरीबों को घर दिलवाया, वहीं से लाइन मिल जाएगी आपको। मतलब आपको इजी पड़ती है केस स्टडी, प्रोवाइडेड प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है आपने। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस को करने का एक तरीका है। इंपॉर्टेंस की 3 हेडिंग ये रही, पहली, दूसरी, तीसरी, ध्यान से पढ़ेंगे। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक पर्सन काम करता है या बहुत सारे लोग काम करते हैं? और हमने सबके गोल्स पे ध्यान दिया है। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तभी पूरे हो सकते हैं जब पूरे ग्रुप के गोल्स अचीव होंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्लियर हो गई बात? पहली हेडिंग समझ आ गई। दूसरी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कि मैनेजमेंट सिर्फ अपने ग्रुप के गोल्स नहीं देखती, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि हर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हर एक का ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का कोई मोटिव होता है। दैट इज समवन इज ज्वाइनिंग द जॉब फॉर बेटर सैलरी, समवन इज फॉर रेपुटेशन, समवन इज फॉर रिकॉग्निशन। तो उनकी जरूरतों को पूरा करना, दैट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन या improves helps in development of society, helps in development of society। तो मैनेजमेंट सोसाइटी की कैसे डेवलपमेंट करती है? बाय प्रोवाइडिंग जॉब टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग द गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी एट रीजनेबल रेट्स। तो आप वही सब बातें यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो तीनों हेडिंग तो वही हो गई, helps in achieving group goals, helps in achieving personal objectives, helps in the development of society। ठीक है, इसके अलावा 2 हेडिंग और बचती है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। बेटा इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है आपके काम को करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? वो आपको बताता है कि काम कैसे करना है। एडवांस में बता देते हैं मैनेजमेंट वर्कर को कि काम कैसे करना है, और आप वही काम बार बार कर रहे हैं तो आप उसे कैसे कर लेते हैं? एफिशिएंट मैनर में। एफिशिएंट का मतलब आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि आप काम कम से कम कॉस्ट में कवर कर पाएंगे। जब मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो कॉस्ट तो बचाएगी ना। ठीक है, तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। कैसे? थ्रू बेटर पॉज रीसी।
वहां पे अगर आप रीड करेंगे थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट आपके काम को कम से कम कॉस्ट में कराएगा। कैसे? थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले ही प्लान करेंगे क्या करना है, उसको जो जो चीजें चाहिए वो इकट्ठी कर लेंगे, अच्छा स्टाफ रखेंगे, उन्हें काम बताएंगे, डायरेक्शंस देंगे और उनके ऊपर कंट्रोल लगाएंगे जिससे काम मिनिमम कॉस्ट में कवर हो सके। जैसे आप अपने ऊपर भी अगर अपने काम को, अपनी पढ़ाई को एफिशिएंसी से करना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट लगाएं। कैसी मैनेजमेंट लगाएं? पहले तो प्लान करें कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं, फिर ऑर्गेनाइज करें कहां से पढ़ना है, रिसोर्सेज इकट्ठी करें, ऑर्गेनाइज मतलब बुक्स लेके आए। स्टाफिंग में आप क्या करते हैं, आप टीचर डिसाइड करते हैं किस टीचर के पास पढ़ना है। डायरेक्टिंग, वो आपको डायरेक्शंस देता है और लास्ट में आपके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए जिससे आपका काम एफिशिएंसी से हो सके, कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा काम हो सके। लास्ट, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मतलब जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, मैनेजमेंट खुद को चेंज करता है, कभी भी पुराने तरीकों पे स्टक नहीं रहता। जैसे ही आउटसाइड एनवायरनमेंट में चेंज आएंगे, मैनेजमेंट खुद को चेंज करेगा, काम करने के तरीकों को बदलेगा एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। Next topic is nature of management. Mark it as most important. 3 नेचर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। तीनों में से एक जरूर आएगा आपके पेपर में। कौन सा आएगा ये नहीं पता, बट एक जरूर आएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो आता है होपफुली डायरेक्ट ही आता है। केस स्टडी अगर आएगा तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई करने वाले हैं, क्योंकि मुश्किल है नहीं है आइडेंटिफाई करना। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज हम सिर्फ एज एन आर्ट ही कवर करेंगे, बाकी दोनों कल कवर हो जाएंगे, तो इसलिए टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कैसा आता है, कहते हैं इज मैनेजमेंट एन आर्ट क्वेश्चन मार्क जस्टिफाई। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? जस्टिफाई करो। तो हम पहले क्या करेंगे, बताएंगे कि आर्ट क्या होती है और फिर उसे मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे। इज इट क्लियर? आंसर को प्रेजेंट कैसे करना समझ आया? तो अब हम समझते हैं पहले आर्ट क्या होती है। बेटा आर्ट हम जिसे हिंदी में कहते हैं कला। क्या होती है आर्ट, ध्यान से समझना। क्या आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है या नहीं है? पहले तो आर्ट के एग्जाम्पल, टीचिंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्या ये आर्ट है? क्या इसमें थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है? होना जरूरी है। क्या इसमें पर्सनल एप्लीकेशन होती है? पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब समझना कि वो चीजों को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। पर्सनल एप्लीकेशन होती है नहीं। देखो बेटा ध्यान से समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि 2 टीचर्स जिनको सेम क्वालिफिकेशन, सेम नॉलेज है, क्या दोनों एक ही तरीके से पढ़ाते हैं? दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग। इट डिपेंड्स अपॉन देयर पर्सनल एप्लीकेशन, कि वो पर्सनली चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं लाइफ में। वो प्रैक्टिकल, एक टीचर ऐसे पढ़ाएगा बुक से, चलो बेटा समझ आ गया, एक कहेगा नहीं हम इसको समझते हैं, याद आप खुद करेंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन देयर पर्सनल एप्लीकेशन, कि वो पर्सनली चीजों को कैसे अप्लाई कर रहा है। सेम सॉन्ग 2 डांसर परफॉर्म करें जो एक दूसरे को नहीं जानते, क्या वो सेम स्टेप्स करते हैं? नहीं, अलग अलग करते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन देयर पर्सनल एप्लीकेशन। क्लियर? हम सबको पता है सिंगिंग में 7 नोट्स होते हैं, 7 सुर होते हैं। हर गाना, हर सिंगर नए तरीके से गाता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन देयर पर्सनल एप्लीकेशन। और क्या वो उसकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है? यस, उसने उन सुरों की कितनी प्रैक्टिस करी है और वो कितना क्रिएटिव है, कितनी नई चीजें लेके आ सकता है वो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए तो सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे क्रिएटिविटी लगाने की बहुत कोशिश होती है कि आप हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। अब वो क्रिएटिविटी क्या है कि बच्चे के दिमाग में कुछ भी करके दिमाग में हेडिंग फीड कराओ। अब वो क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करी, जब ये क्रिएटिविटी पुरानी हो जाएगी तब क्या होगा? कुछ नया सोचना पड़ेगा। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। समझ आ गई बात? इसका एक रियल लाइफ अगर एग्जाम्पल दूं, हम सब जानते हैं एक सिंगर है
चलो हनी सिंह और दूसरे सिंगर आप ले सकते हैं। नहीं बेटा, वो नुसरत फतेह अली खान। अलग अलग लेंगे ना, ध्यान से समझना। नुसरत फतेह अली खान का एक गाना आया था रश के कमर, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं कहाँ पे एनालाइज कराना चाह रहा हूँ। 7 सुर हैं, दोनों सिंगर, एक तरफ हनी सिंह, एक तरफ नुसरत फतेह अली खान साहब। ध्यान से समझना, जो फतेह अली खान साहब ने गाना बनाया रश के कमर, उन्होंने पूरे गाने में आप एनालाइज करेंगे नॉट मोर देन 100 वर्ड्स यूज नहीं किए। 100 वर्ड से ज्यादा यूज नहीं है। क्यों? हर लाइन के बाद तो वो एक ही सेंटेंस बोलते हैं, मजा आ गया, ठीक है। अगर आप हनी सिंह का गाना ऑब्जर्व करें, उस गाने में कोई भी हनी सिंह का गाना या बादशाह गाना देखें, वो एक रैप में मोर देन 100 वर्ड्स यूज कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि वो कितने क्रिएटिव है। सुर तो वही 7 है, पर उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिंगर कितनी प्रैक्टिस कर रहा है और कितनी क्रिएटिविटी। क्लियर हो गई बात? तो पढ़ते हैं एक बार। अच्छा, ये पढ़ेंगे तो आप खुद तीनों हेडिंग देख ले, सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। आर्ट क्या है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, जिससे आप रिजल्ट को अचीव कर पाए। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आर्ट सीखने के लिए आपको तीनों काम करने पड़ते हैं, पढ़ना ही पड़ता है, ऑब्जर्व भी करना पड़ता है कि कौन कैसे काम कर रहा है, और एक्सपीरियंस तो आपका है। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने खुद पढ़ाई करी, दूसरे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा, खासकर उनको जो बड़े लेवल पे पढ़ा रहे हैं। मैं अपने प्रोफेशन में अगर बात करूं, मैंने सीए फाइनल लेवल के टीचर्स को देखा वो कैसे पढ़ाते हैं। वो एक एक पॉइंट को खुद ही टच कर देते हैं, क्योंकि हमारी जब मैं पढ़ रहा था तो हमारी टीचिंग में क्या होता है कि हम सारी क्लासेस ऑलमोस्ट हमें ऑनलाइन मिलती हैं। अब ऑनलाइन टीचिंग में जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सर डाउट्स कैसे लें, तो हमें भी आती थी। तो वो टीचर्स इतने एक्सपर्ट थे कि वो क्या करते थे, कोई पॉइंट छोड़ते ही नहीं थे डाउट लायक। तो उनकी बातों को एनालाइज किया और कोशिश किया कि हम भी जब पढ़ाए तो ऐसा ही पढ़ाए कि बच्चे को लगे हाँ अब तो ठीक है, अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन। तो आर्ट में सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, यू नीड ऑब्जर्वेशन एंड यू नीड एक्सपीरियंस। क्लियर हो गई बात? अब लास्ट में देखो ये तीनों हेडिंग लिखी है, इसी के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनल एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। समझ आ गई बात? ये तो हो गया व्हाट इज आर्ट। अब उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई में मैंने आपको क्या बताया था कि हम उसे रिलेट करेंगे किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। कि क्या मैनेजमेंट भी आर्ट है? उसके 4 पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट लिखे हैं नीचे नोट में। ये जस्टिफिकेशन है। यहां पे बताएंगे यस मैनेजमेंट इज आल्सो एन आर्ट। सबसे पहला लिखते हैं अ सक्सेसफुल मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर प्रैक्टिस करता है आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। वो काम को मैनेज करने की आर्ट को परफॉर्म करता है इन डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग द एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। कह रहे एक मैनेजर काम को मैनेज करता है, पता है कैसे? अपनी स्टडीज, अपने एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे। जैसे आर्ट में ये तीनों चीजें होती है, ऐसे ही काम को मैनेज करने में भी ये तीनों चीजें अप्लाई करता है एक अच्छा मैनेजर। देयरफॉर मैनेजमेंट इज एन आर्ट। पहला पॉइंट। दूसरा, अ गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर वर्क करता है हमेशा थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। वो हमेशा नए नए तरीके ढूंढता है काम को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, देयरफॉर मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तीसरा पॉइंट, अ मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज इन अ स्किलफुल मैनर। देखो हर मैनेजर पढ़ा लिखा है, एमबीए करी होगी तभी मैनेजर है। अब वो जो मैनेजर है वो अपने काम को मैनेज करने की टेक्निक अपने हिसाब से लगाता है। कैसे? जो उसको स्किलफुल लगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, एक छोटा सा एग्जांपल, जिसमें समझ आता है कि हर मैनेजर अपनी पढ़ाई को स्किलफुल मैनर में अप्लाई करता है। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझेंगे। यस, पढ़े तो सब है, पर टेक्निकली अप्लाई कैसे करना है वो सिर्फ डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट्स, नॉलेज, कि आप कितने क्रिएटिव है, कैसे यूज करते हैं। ध्यान से समझना बेटा, हर मैनेजर ने पढ़ा है कि उसे अपने नीचे एम्प्लॉइज को काम कराना है और कैसे इन अ हैप्पीली मैनर, कि खुशी से काम करे तो वो अच्छा करेंगे। अब हर इंसान की खुशी आज की डेट में पैसा नहीं होती, तो मैनेजर ने, एक मैनेजर क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, हर साल 500 रुपए सैलरी में इंक्रीमेंट कर रहा है। उसके एम्प्लॉइज काम करते हैं सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। ठीक है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक।
ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल मैनेजर। दूसरा मैनेजर क्या कर रहा है, उसने क्या करा, 1 घंटे का ब्रेक नहीं रखा, हर 2 घंटे बाद, टोटल 8 घंटे है, हर 2 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक, उसमें सबको फ्री कॉफी सर्व करवाएगा अपनी तरफ से, ऑफिस की तरफ से, और उस 15 मिनट में ऑफिस में गाने चलेंगे, म्यूजिक सिस्टम प्ले होगा। इफ यू वांट टू डांस यू कैन डांस, इफ यू वांट टू एंजॉय द म्यूजिक एंजॉय द म्यूजिक, और जाके कैफेटेरिया में आप चाय कॉफी पी सकते हैं फ्री में। अब क्या होगा, हर 2 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक जिसमें रिफ्रेशमेंट है, फिर उसके बाद 2 घंटे काम। तो कौन ज्यादा अच्छी कैपेसिटी से काम कर पाएगा, जो हर 2 घंटे, पढ़ाई तो सबने करी है, काम तो सबको कराना है, स्किलफुल मैनर में कौन अप्लाई करेगा, जिसके पास क्रिएटिविटी है। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।